So hello everyone, welcome to the next session of our economic survey course, that is Beyond Economy with Economic Survey. So पहले सेशन में हमने देखा, अब हम रिकैप करेंगे उसको, बट अभी थीम 2 और थीम 3 जो हैं एक हमारी इकोनॉमिक सर्वे की, वो इकोनॉमी डोमिनेटेड ही होंगी. आज की थीम इनफैक्ट काफी इकोनॉमी डोमिनेटेड होगी. ठीक है. सो इकोनॉमी, चूंकि ये इकोनॉमी का कोर्स नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे की बात है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आज के यूज होंगे वो हम उनको यूज करेंगे. बट कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे डेट प्रोफाइल क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. और आज के सेशन में चूंकि टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी एंड द ग्रोथ, है ना. सो एक फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ज्योति, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? सर टैक्स. नहीं, बजट होता है ना. बजट के थ्रू वी गेट टू नो द फिस्कल पॉलिसी मेजर्स. सो फिस्कल पॉलिसी कॉन्क्रीट फॉर्म में बजट के थ्रू हमें दिखती है. तो इसलिए हम जब बजट डिस्कस करेंगे, और बजट को हम कोशिश करेंगे डिस्कस करेंगे अपने बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशंस के बाद. बजट को भी हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पार्ट में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स लेंगे, जैसे जिससे कि बजट को समझना आसान हो जाए, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और ये सब, और ट्रेंड्स क्या हैं. और लेकिन आज हम जितना यूज होगा हम उतना उसको यूज करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. पहले रिकैप करते हैं. लास्ट सेशन हमने क्या बात की? लास्ट सेशन हमने बात की कि इकोनॉमिक सर्वे ने बेसिकली इन एसेंस क्या किया है? डिफेंड किया है. डिफेंड किसको किया है? इंडिया की स्ट्रेटजी को. इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिया की स्ट्रेटजी को डिलीनिएट किया है. जो हमने स्टेप्स पढ़े थे 4, हम आज देखेंगे. फिर उन्होंने कहा कि पहले जो हमने लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड की डिबेट थी, उसमें हमने प्रायोरिटाइज किया लाइव्स को. फिर उसके बाद हमने देखा कि नहीं, लाइवलीहुड को भी फोकस करना जरूरी है. फिर जान और जहान दोनों को हमने फोकस किया. राइट. ये आपका डायग्राम इकोनॉमिक सर्वे का ही है, इसको देख लेते हैं. वाइल जीडीपी ग्रोथ विल रिकवर, हैज लॉस्ट ह्यूमन लाइफ्स कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. इसके पीछे का जो मॉरल फाउंडेशन था वो भी हमने देखा. वो कहां कहां से आया? महाभारत में धर्म से उसको उन्होंने रिलेट करके समझाया. कैलिब्रेटेड डिमांड साइड पॉलिसी पुश द एक्सेलरेटर व्हेन द ब्रेक्स आर रिमूव्ड. ये हम पढ़ेंगे आज भी. हमने पढ़ा कि जब हम सप्लाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस समय अगर हम बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. हमें उस समय ही पैसा, हमें बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से फिस्कल मेजर्स लेने होंगे, या लोगों को पैसा देना होगा, या आत्मनिर्भर भारत में किस स्टेज पे क्या लॉन्च करना है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. ऐसा नहीं कि एक साथ ही इतना पैसा पुश कर दिया, नहीं. तो कह रहे हैं कि तब पुश करना है एक्सीलेटर को जब ब्रेक हटा लो, कि ब्रेक और एक्सीलेटर एक साथ नहीं दबे होने चाहिए. फिर उन्होंने फाइनली कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव हेल्प करेगा हमें हमारी रिकवरी में, जो वी शेप्ड रिकवरी की बात की. और बात क्या बोली उन्होंने बोला कि भारत एक एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने कोरोना वायरस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए. इंडिया फोकस्ड ऑन सेविंग लाइफ्स इन द शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गेन, एंड वो तो हमने पढ़ लिया. और फिर सुई जनरस केस है हमारा, क्योंकि हमारे सेकेंड वेव आने की अब पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही है. जल्दी से देख लेते हैं. हमने देखा एसेंस जान है तो जहान है से, जान और जहान भी. फिर 2 चैप्टर हमने डिस्कस किए. वॉल्यूम 1 का सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस. फिर सेकंड चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट चीजें. फिर हमने देखा कोविड क्यों एक यूनिक क्राइसिस है, 150 साल की एक यूनिक क्राइसिस है, उसके क्या क्या डायमेंशन है. फिर लॉकडाउन कैसे एक विन विन स्ट्रेटजी थी, इकोनॉमिक सर्वे ने कैसे उस तरीके को डिफेंड किया. फिर हमने पढ़ा कि सप्लाई और डिमांड शॉक्स कैसे लगे, और इकोनॉमी की अब रिकवरी कैसे हो रही है, वी शेप्ड रिकवरी. ये वी शेप्ड रिकवरी जीडीपी के हर डायमेंशन में देखी जाएगी, और उसी तरीके से वो चीज जीडीपी में भी देखी जा सकती है. ठीक. फिर हमने ये भी देखा कि भारत कैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बिहेव कर रहा है. जो कोविड-19 का भारत में कर्व है वो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एज इन जो डबलिंग रेट है, डबलिंग डेज अब बढ़ते जा रहे हैं, जो सितंबर में पीक किए थे. फिर हम देखा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात हुई, और उसके फाइनली हमने कीवर्ड्स भी देखे. बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. इकोनॉमिक्स को सर्वे के एंड तक हमें अराउंड 80 to 100 कीवर्ड्स मिलेंगे, इनफैक्ट मोर देन दैट. तो मेक अ लिस्ट ऑफ इट, उसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है. चलिए एक बार जल्दी से रीट्रेट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, सो दैट वी ऑलवेज रिमेन ऑन ट्रैक. जैसे ऐसे में रहते हैं ना, ट्रैक पे रहना जरूरी है हमें पढ़ते हुए इकोनॉमिक सर्वे. अगर आप बाद में जाके ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे तब भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात है कि स्टोरी के रूप में चीजें याद होनी चाहिए, ताकि उनकी रिटेनेबिलिटी बहुत मजबूत हो. अननेसेसरी डिटेल एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है. आज के चैप्टर में भी हम देखेंगे इतनी एनालिसिस दी हुई है, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है.
बेसिकली हमें मैसेज पे फोकस करना है कि मैसेज देना क्या चाहता है इकोनॉमिक सर्वे। एंड फाइनली उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, जो हम आज एक टॉपिक में भी देखेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ है उस चीज का। चलिए, तो हम आज शुरुआत करेंगे थोड़ा फिस्कल पॉलिसी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से। वी स्टार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। हम फिर बात करेंगे बजट और डेफिसिट्स की। हम बात करेंगे इन एसेंस इकोनॉमिक सर्वे कहना क्या चाहता है, जो हम आज पूरी बात में कहना चाहेंगे। फिर हम वॉल्यूम 2 के कुछ इनपुट्स लेंगे। वॉल्यूम 2 के इनपुट्स बेसिकली स्पेशली इस चैप्टर में हमें सारे बजट्स में मिल जाएंगे। जब हम बजट डिस्कस करेंगे तो बजट में हमें वो सारे इनपुट्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, तो उसके लिए उतना वॉल्यूम 2 को फिस्कल डेवलपमेंट्स के लिए पढ़ना इतना कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, उसमें टैक्स पेयर चार्टर को काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। काफी सेल्फ रीडिंग के लिए भी मैं दूंगा आपको, क्योंकि उस पर आप जीएस का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीएस 3 या जीएस 4 में। नेक्स्ट इज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, क्या चीज होती है, ठीक, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, और भारत को इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत ने ऐसी पॉलिसी अपनाई है और भारत को ऐसी पॉलिसी अपनाते रहना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या चीज है, आईआरजीडी और डेट सस्टेनेबिलिटी क्या चीज है। फिर भारत की सिचुएशन को डिफेंड करेंगे और हम बात करेंगे फाइनल पॉलिसी फ्रेमवर्क की फ्यूचर में बात क्या करनी है। चलिए, पहले बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक की, भारत के कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई की। फिस्कल पॉलिसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों के एम ही क्या होते हैं, जनरल एम्स होते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को रेजिलिएंट बना के रखना है ना, एम्प्लॉयमेंट लाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है, और ये सब बातें। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत स्पेसिफिक कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी को एक टारगेट दिया है कि भाई तुम इन्फ्लेशन पे टारगेट करो, तुम इन्फ्लेशन पे फोकस करो कि बाकी हर चीज अपने हिसाब से सेट हो जाएगी, तुम उससे ज्यादा मत सोचो। और फिस्कल पॉलिसी पे काफी फोकस है भारत पे अभी भी, ठीक। आपके कोविड आने की वजह से जो सेम इंपैक्ट हमने देखा 2008 की क्राइसिस में, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो देखा या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, सेम सिचुएशन और उससे भी बुरी सिचुएशन 2020 की क्राइसिस आपकी कोविड 19 की वजह से हुई इकोनॉमिक एरिना में, उससे भी ज्यादा। दोनों ही में देखा गया कि फिस्कल पॉलिसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबने न्यूज में पढ़ा कि किसी भी कंट्री ने अपना 20% ऑफ द जीडीपी, 10% ऑफ द जीडीपी, 13% ऑफ द जीडीपी इतना स्पेंड किया, लोगों को इतना पुश किया, इतना पैसे दे रहे हैं। यूएस में अभी भी बात चल रही है, यूएस सेनेट में बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि भाई सबको एक मिनिमम वेज देना चाहिए यूएस को। ये सब बातें चल रही हैं, तो वहां पे किसकी बात चल रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात चल रही है। फिस्कल पॉलिसी हैज अगेन रीगेन्ड अ लॉट ऑफ करेंसी इन द ग्लोबल एरिना। तीसरा एक और फैक्टर होता है जो काम करता है बहुत ज्यादा, दैट इज द मार्केट। वो क्या है, प्राइवेट प्लेयर। ये तीन बेसिकली प्लेयर होते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। भाई आपकी सेंट्रल बैंक, इन दोनों को आप एक ही कह सकते हैं, बट अगर उनको डिफरेंशिएट करें तो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, और एक है मार्केट। कोविड में जो प्रॉब्लम्स हुई, डिमांड और सप्लाई शॉक्स हुए, मार्केट की इनेबिलिटी है उस चीज को कंट्रोल करने में, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी की मेजर्स लेने पड़ेंगे। चलिए, तो मैंने यही लिस्ट लिखा हुआ है कि ये क्या है, सिस्टर स्ट्रेटजी टू द मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसके थ्रू होती है, एनुअल बजट्स के थ्रू काम करती है। फिस्कल पॉलिसी में हम बात करते हैं जो टैक्स से रिलेटेड बात होती है, वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात होती है, बहुत कॉमन सी बात, वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात है। ये सब क्या है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हमें पुश करना है। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दी फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करना है, वो सब कहां पे आएंगे, आपके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। चलिए, कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर देते हैं और हमेशा से ये लॉजिक दिए जाते हैं। इनका नाम है असफुद्दौला। लखनऊ में एक बिल्डिंग है इमामबाड़ा। 1784 में एक बहुत बड़ा ड्राउट आया, अकाल पड़ा, फेमाइन आया लखनऊ में, ठीक, अवध में, पूरे अवध रीजन में। तो आसिफुद्दौला ने क्या किया कि भाई लोगों को कहा कि तुम आओ और इमामबाड़ा बनाओ, उसके बदले मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। वो भी उस समय का क्या था, एक फिजिकल स्टिमुलस था, लोगों के हाथ में पैसा देना। अभी के अगर कंपेयर करें तो मनरेगा जैसा उस समय के।
तो उससे ये बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग इमाम बाड़ा क्रिएट हुई। ठीक, तो इसीलिए उस समय कहावत चली, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। इट मीन्स कि जिसने भी, दोज हुएवर फेस द प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू फेमाइन, जो खाने को नहीं मिल रहा है, अमीर से अमीर लोग गरीब हो गए। 1784 का टाइम है, आप याद कीजिए, बक्सर की लड़ाई हो चुकी है ना, तो बहुत बुरी सिचुएशन अब होने वाली है आगे भी। सिमिलरली आर्गुमेंट दिया था शेरशाह सूरी का भी, कि कैसे वो फिस्कल स्टिमुलस के तहत उन्होंने अपने टाइम की इकोनॉमी को रिवाइव किया। ये सेम आर्गुमेंट आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपने इंटरव्यूज में भी देते हैं, और उन्होंने एक बॉक्स में भी इस चीज को लिख रखा है। अगर हम थोड़ा रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो चूंकि आपका जो क्लासिकल लिबरलिज्म था या क्लासिकल कैपिटलिज्म था, वो बिलीव करता था कि गवर्नमेंट को मार्केट में, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या बोलते थे उसको, नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी नाइट वॉचमैन। ठीक, अब ये सब आपने अपने 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 ऑप्शन में आपने पढ़ा होगा। आपका निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, कैपिटलिज्म में आपका निगेटिव कैपिटलिज्म, पॉजिटिव कैपिटलिज्म एंड बहुत बातें हैं। तो आपका 1929 से पहले सोचा जाता था कि भाई गवर्नमेंट को लीस्ट इंटरवीन करना चाहिए, और सबसे ज्यादा काम किसको करना चाहिए, मार्केट को, बिकॉज मार्केट इज वेरी एफिशिएंट। मार्केट बहुत एफिशिएंट है। बट जब आपका ग्लोबल डिप्रेशन हुआ, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हुवर। इसी में विचार में थे कि भाई मार्केट की वजह से ही ये ग्लोबल क्राइसिस आई है, ग्रेट डिप्रेशन आया है, और मार्केट ही इसको रिवाइव करेगा। बिकॉज ये माना जाता था कि मार्केट के अंदर क्या है, सेल्फ करेक्टिंग कैपेबिलिटी है, वो खुद से अपने आप को करेक्ट कर सकता है। बट वो फेल कर गए, उसके निगेटिव इंपैक्ट आने लगे, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ग्रेट डिप्रेशन के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन कुछ नहीं किया। जस्ट लाइक समझ लिए कोविड में गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए, नहीं 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 मार्केट अपने आप इंटरवीन कर लेगी, तो सोचिए क्या होगा। तो मास से अनएम्प्लॉयमेंट आया और वो इलेक्शन हार गए। उनकी जगह पे आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आपके अमेरिका के नए राष्ट्रपति। उन्होंने क्या निकाली, न्यू डील। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। किन बेसिस पे बात थी, रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म। तो इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। और ये प्रभावित थे जॉन मेनार्ड कीन्स की फिलॉसफी से, आपके इकोनॉमी में, जिन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को जरूरत आने पे इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल स्पेशली इन द केस ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन। फिर आपका फ्यूचर में आगे क्या हुई कहानी, न्यू डील आई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी बढ़ने लगा। फिर धीरे से रिट्रीट, गवर्नमेंट की रिट्रीट की बात आने लगी। वो रिट्रीट शुरू हुई यूएस यूके में मार्गरेट थ्रेचर के बाद से, और यूएस में रोनाल्ड रीगन के टाइम से, जिन्होंने किसकी बात की कि फिर से मार्केट को इंपॉर्टेंट रोल दो। अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो कौन सी फिलॉसफी डोमिनेट की, लिबर्टेरियनिज्म, कि भाई स्टेट को ज्यादा रोल कोई प्ले नहीं करना चाहिए और मार्केट को ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए। और उसके बाद फिर 2008 का इकोनॉमिक क्रैश हुआ। फिर क्या बात हुई कि नहीं भाई, स्टेट को तो कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अनब्रिटल्ड कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन है जो इसके बाद बढ़ा, आपका कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन इससे जो बढ़ा, इसने दुनिया में कितनी इनइक्वालिटी क्रिएट की है, इसने दुनिया में कितनी ग्रीड क्रिएट की है। इसलिए अब बात आ रही है किसकी, कैपिटलिज्म की। और अब किस कैपिटलिज्म की बात आ रही है, अब हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म से स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ठीक, अच्छा, ये सब इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया है, ये सब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए समझा रहा हूं। तो ये हुई बात आपके थोड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। अब बात आ जाती है इस बार के बजट और आपके मेजर्स की। तो ये देखिए, लास्ट ईयर के बजट में उन्होंने फाइनेंस, आपके फिस्कल डेफिसिट की अगर टेंडेंसीज की बात की जाए, तो उन्होंने एस्टिमेट किया कि भाई बजट 2020-21 का जो होगा एडवांस एस्टिमेट, उसमें 3.5% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट हम कंट्रोल करेंगे। तब कोरोना की कोई बात नहीं थी, लास्ट ईयर के बजट की बात थी कि भाई 3.5% हम बजट को कंट्रोल करेंगे। ठीक, पर अब ये देखिए आपके 2020-21 का रिवाइज एस्टिमेट क्या है, ये आप देखें तो 9.5% ऑफ द जीडीपी। भारत का घाटा 9.5% पहुंच गया फिस्कल डेफिसिट में। ठीक, ये क्यों पहुंचा, बिकॉज गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया,
गवर्नमेंट ने खूब सारा पैसा खर्च किया आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, लोगों को खाना बांटने में, कई सारी स्कीम्स लॉन्च करने में, सबके सबके लिए। तो इतना ज्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। ठीक। अब और एक और भी देखिए, बजट आपका जो पिछले साल का बजट था जिसका साइज 30.42 लाख करोड़ था, उसमें अगर आप देखें तो मार्केटेबल लोन्स, बहुत छोटे छोटे फिगर है, इनको हम बाद में बजट में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, या डेट रिसीट कह लीजिए, हमने जो उधार में ला के हमने पैसे लिए हैं वो करीब 7.96 करोड़ थी, लाख करोड़। और इस फिगर को आप इस बार देखिए, इस बार के बजट में ये फिगर कितना हो गया, 15.07 लाख करोड़, ऑलमोस्ट डबल्ड, है ना। तो हमने इतना लोन ले रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एक और फिगर देखिए, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, जो नेट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो 24 लाख करोड़ है, नेट टैक्स रेवेन्यू जो केवल जो 16 लाख करोड़ था पिछले साल, वो ओवरऑल कम हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट को जो टैक्स में पैसा मिलता था वो कम हो गया, और उसके जो उसका घाटा था वो तो बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर खूब जम के किया। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर खूब जम के किया। क्यों? खुद समझिए, जब ये कम है, ये कम हो गया, इनकमिंग खर्चा खूब किया है, तो ये पैसा आएगा कहां से? उधार लेके ही तो करेंगे ना। सो दैट इज द पॉइंट। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे अपने बजट के सेशन में। कहने की बात अल्टीमेटली क्या है? कहने की बात यह है कि हाँ भाई, डेफिसिट हुआ अच्छा खासा। अब बात आती है डेफिसिट को फाइनेंस कैसे किया जाए। भाई बजट को तो जीरो पे लाके छोड़ना है। ठीक। गवर्नमेंट ने बोरो किया। तीन ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास कि टैक्स बढ़ा दे लोगों पे, खूब ज्यादा बोरो कर ले, या मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कर दे, खूब पैसा प्रिंट करके आरबीआई को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी छाप के आरबीआई से क्या खूब पैसा छाप दो। पहला ऑप्शन नहीं लिया, क्यों? इससे लोग नाराज हो जाएंगे, पीपल विल बी अनहैप्पी, इट हैज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉस्ट। आप खुद सोचिए, आपके एक हफ्ते पहले बजट आया, उसमें लोगों ने क्या कहा कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। अब उसमें टैक्स बढ़ा देते तो सोचिए कितना निगेटिव परसेप्शन आता। कुछ नहीं किया वही बहुत है। सो टैक्स बढ़ाना तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं था गवर्नमेंट के लिए, ओइंग टू द पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी इतनी ज्यादा है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग द मनी। एक ही ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन था। कई इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने इसको सजेस्ट भी किया कि थोड़ा मोनेटाइज करना चाहिए हमारे डेफिसिट को, थोड़ा पैसा छाप सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनकन्वेंशनल सिचुएशन है। बट इसका एक रिपरकशन क्या होता है? इन्फ्लेशन पर। गवर्नमेंट ने ये रूट भी अपनाया नहीं, गवर्नमेंट ने बोरोइंग का रूट अपनाया। अब बोरोइंग के रूट अपनाने के भी अपने कुछ घाटे हैं। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज कहती हैं कि भाई खूब बोरोइंग करने पे क्या क्या होता है। पहला, जब बोरोइंग ज्यादा करते हैं तो सेविंग्स बहुत बढ़ती हैं और कंजम्पशंस कम हो जाते हैं। लोग कंज्यूम कम करते हैं, लोग सेविंग ज्यादा करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे रिकार्डियन इक्विवेलेंस से। दूसरा, वो क्या इसका निगेटिव है? क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट बोरोवर्स। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ही जाके सब कुछ बोरो कर लेगी, मोदी जी जाके ही सब कुछ पैसा ले लेंगे, नहीं भाई पैसा दो मैं जो खर्च करने हैं, तो प्राइवेट प्लेयर अंबानी जी किससे पैसा लेंगे जाके? तो ये भी एक रिपरकशन कहा जाता है, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट बोरोवर्स। एक इंपैक्ट देखा जाता है सोवरेन रेटिंग्स पे। जो हम तीन बड़ी सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत की रेटिंग कमजोर कर देंगी, क्योंकि भारत बोरो बहुत कर रहा है। और चौथा है इंटरजनरेशनल डेट। इसका मतलब इस डेट का खर्चा जो हम आज उधार ले रहे हैं उसको हमारे बच्चे पूरा करेंगे, तो हम उन पे उधार छोड़ के जा रहे हैं। ये सब दिक्कतें हैं। इकोनॉमिक सर्वे इन तीन प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, 1 2 3। इसकी बात नहीं करता है। ठीक, ऑब्वियसली बोरो करेंगे तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, कोविड ऐसी क्राइसिस है। इस बात को हम डिस्कस करेंगे, इंपैक्ट ऑफ द सोवरेन रेटिंग, अपने थीम 3 में, एक्सटर्नल सेक्टर, जो कि हम कल करेंगे। आज हम ये दोनों बातें करेंगे। ठीक। इकोनॉमिक सर्वे इन एसेंस अपने इन दोनों चैप्टर्स में, या फिर इस चैप्टर में कह लीजिए मेनली, डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी? यस, बट नॉट वाइस वर्सा। एंड फिजिकल डेवलपमेंट में डिफेंड करेगा उन दोनों पोजीशंस को। तो इन एसेंस इकोनॉमिक सर्वे बताना क्या चाहता है ये हम डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे सब घूम फिरा के जो मैं आने वाले आधे घंटे और 40 मिनट में जो डिस्कस करूंगा उसका फलसफा ये है कि भाई गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा,
बिकॉज इट्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। ठीक, उससे डेट होगा, बट ये डेट की वजह से जो हम कहते हैं, जो क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं कि भाई आपका क्राउडिंग आउट होगा, आपका कंजम्पशन कम होगा, ये सब चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगी। कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे ये कहना चाहता है। सो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बोरो करने का, इट इज अ राइट डिसीजन, बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। जो लोग कहते हैं कि ज्यादा बोरोइंग करने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे घूम फिर के यही डिफेंड करेगा। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहेगा कि भाई गो हेड एंड टेक डेट, गवर्नमेंट जाओ डेट लो, और खूब जो भाई अभी करना है फिस्कल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, गो हेड एंड डू इट, आप करिए इसको। ठीक, बट एंड में ये भी कहता है मैंने आपको ये बात करने को बोल तो दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल हो जाइए। कि मोदी जी कल आए कि भाई अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है तो वेस्ट बंगाल में सबके हाथ में 10,000 रुपए देंगे इन द नेम ऑफ द कोविड। सो हम आपको फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ये कहता है इकोनॉमिक सर्वे एंड में। चलिए, तो ये पूरी बात का एसेंस ये है। नेक्स्ट हम बात करें कि इकोनॉमिक ब्रिज की बात करता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत ने जो ये इंडिया ने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया है, या जो फिस्कल स्टिमुलस दिया है, ये फिस्कल स्टिमुलस और आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इट इज अ इकोनॉमिक ब्रिज। किसके बीच का इकोनॉमिक ब्रिज है? इट इज एन इकोनॉमिक ब्रिज बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई शॉक, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इतना बड़ा शॉक लगा है, डिमांड और सप्लाई फर्स्ट ऑर्डर इकोनॉमिक शॉक्स हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो अगर हमें यहां से यहां तक जाना है तो इसके बीच का क्या है? ये फिस्कल पॉलिसी जो भारत ने अपनाई है, क्या है? इकोनॉमिक ब्रिज। तो आपका ये आज का एक वन ऑफ द कीवर्ड है। अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज इन ऑल द ओवरऑल आइडिया ऑफ टुडेज सेशन। अब चलिए बहुत जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आई विल स्पेंड इनफ टाइम टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मेजर आइडिया। लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम कि भाई इंडिया की 4 pronged स्ट्रेटजी थी, कंटेनमेंट मेजर्स, ग्रेडेड 4 pronged प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, कैलिब्रेटेड फिस्कल सपोर्ट, जिन्होंने एक्सिलरेटर और ब्रेक का जो एनालॉजी देके समझाया था, फिर फाइनेंशियल मेजर्स जो लिए गए, और फाइनली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए। अब बात करते हैं कि एज कंपेयर टू इंडिया बाकी कंट्रीज ने क्या, उनका क्या रिस्पॉन्स था? दे कॉल इट अ फ्रंट लोडेड ग्रांड स्टिमुलस। उन्होंने कहा कि जो बाकी कंट्रियों ने खूब सारा पैसा पुश कर दिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना, आपका यूएसए, यूके, 10%, 20% ऑफ द जीडीपी, भारत ने वो नहीं किया। भारत की अप्रोच क्या थी? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी। ठीक, कि जब हमें जरूरत थी, जब हमें यू एक्सीलेटर वाली एनालॉजी जो हमने समझाई, कि हम उस तरीके, उस पॉइंट पे हम वी विल पुट द एक्सीलरेटर, उस पॉइंट पे हम पैसे पुश करेंगे जब उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक, so the approach was to provide the cushion, let us see, cushion for poor and the vulnerable section of society, and to address the business sector MSME in the initial phase of the lockdown। तो स्टेप बाय स्टेप की बात है। देन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम, और फिर ग्रेजुअल अनलॉकिंग के साथ जो बाकी उन्होंने फिजिकल मेजर्स लिए, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हर सेक्टर को लेके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मेगा ड्रग पार्क, फूड ये पार्क वो पार्क, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम एंड ये सब। ठीक है, और इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट फोकस किया, दैट इज इंप्रूविंग अपॉन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको निर्मला सीतारमन ने भी बोला कि गवर्नमेंट ने मेजर जो खर्चा बढ़ाया है अपना, वो बढ़ाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच है कि हमें लॉन्ग टर्म अगर सोचना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपने खर्चे बढ़ाने होंगे। अच्छा, ये आप, आई एक्सपेक्ट यू टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली एक्सपेंडिचर जिससे आपके एसेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी दे दी किसको,
उसके बदले में कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा। फिर वो एक कुछ मेजर्स बताती हैं कि हमने कैसे काम किया, इकोनॉमिक सर्वे बात करता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, कि हमने इनिशियल में कुछ मिनिस्ट्रीज को 3 में डिवाइड किया, कुछ मिनिस्ट्रीज थी ए मिनिस्ट्री, कुछ मिनिस्ट्रीज को हमने बी ग्रुप में रखा, कुछ को सी ग्रुप में रखा। ए ग्रुप में वो मिनिस्ट्री थी जो डायरेक्टली आपके लॉकडाउन से प्रभावित थी और जिनको लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट देना था, एग्रीकल्चर कह लीजिए, हेल्थ कह लीजिए, इनको हमने खूब पूरा पैसा दिया और इनको हमने इनफैक्ट ज़्यादा पैसा दिया। इनके पैसे कम किए, इनके पैसे और कम किए, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कोविड-19 को लेके। सो दिस इज हाउ वी वेंट अबाउट थिंग्स, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर उसके बाद वो बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि हमारा एक्सपेंडिचर इन महीनों में कम हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बट आप अक्टूबर में देखिए, नवंबर में देखिए और दिसंबर में देखिए, ग्रोथ इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब लास्ट ईयर से इस ईयर के कंपैरिजन में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना ज्यादा खर्चा किया, ये बताने की कोशिश है। तो ये नीचे कीवर्ड देते हैं, द ग्रोथ बैंक फॉर द फाइनेंशियल बक हैज बीन मैक्सिमाइज्ड। फिस्कल बक, सॉरी, फिस्कल बक मतलब कि हमने जो पैसा दिया, 1 रुपए हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर दिया, उससे मैक्सिमम ग्रोथ कितना हो सकता है, तो उसको ग्रोथ बैंक फॉर द फिस्कल बक को मैक्सिमाइज किया जाना चाहिए। बैंक फॉर बक भी एक आपका कीवर्ड है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। बैंक फॉर बक कि मतलब कितने कम पैसे में हम कितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं बैंक फॉर बक। चलिए, फिर इकोनॉमिक सर्वे फिर डिफेंड करता है, बोलता है कि भाई जीएसटी कलेक्शन आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, बीच में आप देखेंगे कम हो गया, ईयर ऑन ईयर की बात है कि भाई 2019 में यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ कम है, बट आप यहाँ पे देखना शुरू कीजिए, दिसंबर में आज तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ठीक, 1.15 लाख करोड़। तो कह रहे हैं इसलिए इकोनॉमी क्या है, रिकवरी मोड में है। ये सब डेटा आपको याद नहीं रखना है, जस्ट कॉन्टेक्चुअलाइज करने की बात है। फिर इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि टैक्स रिफॉर्म इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो पहली बात करता है वो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना। तो उसमें क्या है, हमने पढ़ा था सितंबर, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि मोदी जी ने लॉन्च किया था ऑनरिंग द ऑनेस्ट, कि भाई जो टैक्स दे रहा है उनको ऑनेस्टी से वो टैक्स दे सके, उनका टैक्स टेररिज्म ना फेस करें, हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, नेशन बिल्डिंग का यूज करें, टैक्स पेयर्स को रिस्पेक्ट करें, टैक्स पेयर एज अ पार्टनर्स इन द नेशन मेकिंग। फिर मोदी जी ने, जैसे आप ये देखिए, बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, रियली गुड कीवर्ड्स, तो इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में आप ऐड कीजिएगा प्लीज, ये आपके पीआईबी में है। तो जैसे fair, courteous and rational behavior, banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded, and honoring the honest is the focus of the government, making every law and policy people centric and public friendly rather than power centric। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप की इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन्स में यूज कर सकते हैं, GS2 GS3 दोनों में। फिर उसमें 3 बातें थी, पहला क्या था, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स पेयर चार्टर। ठीक, तो टैक्स पेयर चार्टर जिसमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ऑफिसर्स और लोगों दोनों की। मैंने स्लाइड्स में सारे चीजें रख रखी हैं टैक्स पेयर चार्टर की, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में है, जैसे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, यूएस में एक बिल आया था टैक्स पेयर चार्टर का, वहां से बात टैक्स पेयर चार्टर की शुरू होती है। टैक्स पेयर चार्टर के अंदर होना क्या क्या चाहिए, जैसे आपके नॉर्मल सिटीजन चार्टर में होता है वही बातें, जैसे हमने पढ़ा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑफिसर, देन हमारे लोग जो पे कर रहे हैं, एक आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो रोबस्ट होना चाहिए, है ना, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब बातें। सो ये सब बातें आपके टैक्स पेयर चार्टर के अंदर होनी चाहिए। अब सिटीजन चार्टर से इंपॉर्टेंट टैक्स पेयर चार्टर क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट बात है टैक्स की, जहां से सीधी सी बात है पैसा आता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, तो यही बात है कि भाई ऑफिसर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, कुछ बातें देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कि भाई कर्टेशियस, फेयर, रीजनेबल होना चाहिए, टाइमली डिसीजन, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स पेयर। 3 से 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो आपको अच्छे लगे, दैट्स ऑल। फिर हमारे ऑब्लिगेशंस क्या हैं, टैक्स पेयर के ऑब्लिगेशन क्या हैं, ऑनेस्टली डिस्क्लोज करो पूरी इंफॉर्मेशन, expected to be aware of the compliance obligation, keep accurate record,
पे द अमाउंट ड्यू, ये सब बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके टैक्स पेयर चार्टर के बॉक्स में डिस्कस की हुई है, वो बात है टैक्स पेयर ऑम्बड्समैन की, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात है। तो बात करता है कि भारत का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा टैक्स ऑम्बड्समैन के द्वारा। भारत ने भी टैक्स ऑम्बड्समैन लगाने की कोशिश की, बट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और उसको हमने फरवरी 19 में अबॉलिश कर दिया। इकोनॉमिक सर्वे लिखता है, ठीक। फिर वो कहता है क्रॉस कंट्री कंपैरिजन देखिए। क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, वो कहता है कई कंट्रीज ने काफी अच्छा टैक्स पेयर ऑम्बड्समैन बनाया है। तो ये हो गई आपकी केस स्टडीज, कम से कम 2 केस स्टडी यहां से निकालिएगा। एक यूएस की निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने आईआरएस का एग्जांपल दिया है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, दैट इज टैक्स पेयर एडवोकेट सर्विसेज, टीएएस एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ द टैक्स पेयर राइट। तो एक केस स्टडी यूएस की हो गई, एक केस स्टडी आप यूके की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि उन्होंने कैसे टैक्स पेयर ऑम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तहत कैसे उन्होंने टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इंप्रूव किया भारत अपने कंट्री के। और इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया को भी दोबारा इस पे सोचना चाहिए। एक टैक्स पेयर ऑम्बड्समैन हम बना सकते हैं, जिसको प्रॉपर हम क्या दें, प्रॉपर पावर दें, प्रॉपर ऑटोनॉमी दें, एक लॉ के तहत उसको इफेक्टिव अथॉरिटी दें। और उसी के तहत अगर हम ऐसा करेंगे, सच एन इंस्टीट्यूशन would thereby make the honoring the honest platform more successful by ensuring accountability and trust in the tax administration system। देखिए पीपीटीज में ऑलरेडी काफी कंटेंट लिखा है, बट मैं जो अभी मैं व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, कि बस स्टोरी समझिए। पीपीटी डाउनलोड करके तो पढ़नी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिंकेज विच आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है और किन चीजों पर। अगर पढ़ने पीपीटीज पढ़ने बैठ गया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो द आइडिया इज टू टेक द स्टोरी अवे, क्रक्स अवे, एंड देन रीड द पीपीटी ऑन योर ओन। जहां पे मैं कह रहा हूं केस स्टडी नोट कर लीजिएगा, कीवर्ड्स नोट कर लीजिएगा, प्लीज डू दैट ऑन योर ओन एंड। नाउ ये हो गए आपके वॉल्यूम 2 के मेजर इंसाइट्स। कुछ इंसाइट्स ऑब्वियसली हैं, वो इंसाइट्स हम डिस्कस करेंगे अपने बजट के साथ। अब आते हैं अपने वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 पर। क्या बात है, डस ग्रोथ लीड टू डस सस्टेनेबिलिटी, यस एंड बट नॉट वैसा वर्सा। अब देखिए, जो मैं फिस्कल पॉलिसी की आपको बात बता रहा था कि फिस्कल पॉलिसी का कितना रोल होना चाहिए, हाउ मच रोल फिस्कल पॉलिसी शुड हैव, हाउ मच रोल, राइट, वेदर इट शुड बी अ लॉट ऑफ रोल, रिस्ट्रिक्टेड रोल, क्या होना चाहिए, मार्केट को ज्यादा रोल, ये इटर्नल डिबेट है इकोनॉमी का। चाहे आप पहले की बात कर लीजिए, चाहे आप अभी हमने न्यू डील और उसके पहले की बात कर लीजिए, आपके मार्गरेट थ्रेचर की बात और अभी की बात कर लीजिए, इट्स एन इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये वो। बट इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज तो रिजॉल्व कर दी आने वाले 3-4 साल के लिए, कि भारत को क्या करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो इस चैप्टर में वो स्पेसिफिक बात करता है। वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम बहुत ज्यादा डेट लेके वी इंक्रीज द डेट, मतलब डेट बहुत ज्यादा लेके नहीं, बट जितनी जरूरत है उतना डेट लेके हम ग्रोथ पे फोकस करें। अगर हमारी ग्रोथ आ गई तो हम फिर डेट सस्टेनेबिलिटी मैनेज कर लेंगे। वन वे ये है, दैट इज द फर्स्ट पाथ, कि डेट ले लें, लोन ले लें, अपने को फाइनेंस करें, आत्मनिर्भर भारत बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ये करें, फिर ग्रोथ आएगी और हम डेट को सस्टेनेबिलिटी मैनेज कर लेंगे। पहला ऑप्शन ये है। फिर वो कहते हैं क्या उल्टा सोच सकते हैं हम, कि हम अभी से डेट ना लें, अभी डेट को हम मेंटेन रखें, डेट सस्टेनेबल बना के रखें, हम ज्यादा बोरो ना करें, हम अभी से डेट सस्टेनेबिलिटी पे काम करें। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑस्टेरिटी। फिजिकल ऑस्टेरिटी की नहीं भाई, गवर्नमेंट कोई खर्चा वर्चा नहीं करेगी, ऐसा करेंगे कि भाई कल से हम हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ेंगे, हम थोड़ा रोक लेते हैं क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो गवर्नमेंट कह दे भाई हमारे पैसे नहीं है तो हम क्या करें, और उसके सहारे इज इट पॉसिबल टू अचीव ग्रोथ। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट द वे, जो आपको लग रहा है ना, बट नॉट वाइसा वर्सा। ग्रोथ will lead to debt sustainability, yes it will, but sorry,
yes, it will, the growth will lead to the debt sustainability, yes, but the debt sustainability अगर हम अभी से फिजिकल ऑस्टेरिटी पे काम करें तो वो ग्रोथ को नहीं ले जाएगा, ग्रोथ नहीं आएगी। ये बताना चाहता है इकोनॉमिक सर्वे पूरी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब बात करता है अगला वो एक चीज, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, इसको पहले इस डायग्राम से समझते हैं। हमारी बिजनेस की साइकिल्स होती है ना, ऐसे ऐसे। काउंटर प्रो साइक्लिक मतलब क्या, कि जब आपकी बिजनेस की साइकिल है, यहां पॉलिसी का कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो देखिए बिजनेस की साइकिल ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक, अब प्रो साइक्लिक मतलब कि जब इस सिचुएशन में है, मतलब कि बूम की सिचुएशन है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करे और उसको ऊपर ले जाए। प्रो साइक्लिक पॉलिसी, प्रो साइक्लिक पॉलिसी बूम की सिचुएशन में देखिए क्या करेगी, इन द केस ऑफ द एक्सपेंशन, प्रो साइक्लिक पॉलिसी क्या करेगी, गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ाए, लोगों को टैक्स और कम कर दे। जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो गवर्नमेंट का अच्छा हम और टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, हम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपकी ग्रोथ और ज्यादा दिखेगी। ठीक, सिमिलरली अगर आपकी प्रो साइक्लिक पॉलिसी है, प्रो साइक्लिक साइकिल के जैसी, तो साइकिल में अगर बूम है तो गवर्नमेंट पुश करेगी, पैसे देगी, एक्सपेंड करेगी, और जब आपके रिसेशन फेज में है, इस फेज में डाउन फेज में है, तब क्या करेगी, प्रो साइक्लिक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अभी हम खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका रिसेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, अब इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमें क्या अपनाना चाहिए, काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। मतलब जब हम रिसेशन के फेज में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को इस कर्व को नीचे लाना चाहिए। मतलब काउंटर साइक्लिक में हमें एक्सपेंशनरी फॉरेन फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो अभी जैसे कोविड-19 के बाद तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंशन पे फोकस करना चाहिए, पुश किया आत्मनिर्भर भारत और ये वो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी हम नहीं, हम अभी टैक्स और बढ़ा देंगे लोगों पे, नहीं ये सब नहीं करेंगे। अभी अभी हम क्या करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, हम कहेंगे एमएसएमई स्टार्टअप और छूट लो हमसे, तुम बस लगाओ, वी विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंस। सो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बेस्ट पॉलिसी क्या होती हैं, और बहुत सारे सर्वेस को, बहुत सारे स्टडीज को कोट करके वो समझाता है कि काउंटर फिक्स, हमें कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, काउंटर फिस्कल पॉलिसी, ताकि हम ये जो पीक है इसको हम मॉडरेट कर सकें। ठीक, तो इसको देखिए, लिखता भी इकोनॉमिक सर्वे, टू सॉफ्टन द रिसेशन एंड मॉडरेट द एक्सपेंशन। हमको इतना ग्रोथ नहीं चाहिए, बट हमें इसको बचाना है, इतना नीचे चला जाएगा तो ज्यादा दिक्कत है, हमें मॉडरेट पे काम करना है, हमें इसके फ्लक्चुएशंस पे रोक लगानी है, हमें इनकी पीक्स को कम करना है, मॉडरेट करना है, एंड दिस इज नोन एज द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अगर आपकी बूम है तो हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब रिसेशन है तो हम पुश करेंगे। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। अब वो एग्जांपल देते हैं फिर से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इंडियन किंग्स क्या करते थे, फेमाइन और ड्राउट के दौरान एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक फॉर्च्यून वो देते थे, इंप्रूव द इकोनॉमिक फॉर्च्यून ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो इंडियन किंग्स ऐसी ऐसी बातें करते थे। सच काउंटर फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजेस द बिजनेस साइकिल बाय बीइंग कॉन्ट्रैक्टरी इन गुड टाइम्स एंड एक्सपेंशनरी इन द बैड टाइम्स। चलिए, देन बात आती है कि भारत के सिनारियो में हमने देखा है लास्ट टाइम भी कि कैसे कोविड-19 में ये जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है, हमारा ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और प्राइवेट कंजम्पशन है, ये दोनों कितना तेज गिर गए। किस चीज ने बचा के रखा, केवल गवर्नमेंट ने बचा के रखा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ने। तो चूंकि जब हमारी सिचुएशन इसमें और भी खराब है तो गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जीडीपी को मेंटेन कर सकें। जीडीपी का जो फॉर्मूला है उसमें अगर हमारे 2 कंपोनेंट कम हो रहे हैं तो तीसरे कंपोनेंट को हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर हमें जीडीपी ग्रोथ मेंटेन करनी है। ठीक, चलिए, अब बात आती है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। सर्वे 3-4 आर्गुमेंट देता है। वो कहता है कि पहली बात ये है कि आप जब इसके पीक को ब्लंट कर रहे हो,
आपने इसकी फ्लक्चुएशंस को ब्लंट किया, तो ये प्राइवेट सेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ठीक, ये एक फिस्कल मैच्योरिटी को दिखाता है, ये भी कीवर्ड एंड नोट कर लीजिएगा। इट शोज द फिस्कल मैच्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल के आगे कोई वर्ड लगा तो न्यू कीवर्ड बन जाता है। देन वो कहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्क एप्रीहेंशंस होते हैं कि भाई अब क्या होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा, वो कम हो जाते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर के रिस्क एप्रीहेंशंस को आपने कम कर दिया, व्हेन द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट रिस्क सेंसिटिव, उसको लगा कि नहीं यार गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर अस, गवर्नमेंट विल हेल्प अस, देन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो वर्क्स। प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है, अपना पैसा लगाता है, उसके अंदर वो प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो जाता है एक्सपेंडिचर पे, वो भी कि अगर हमें कार खरीदनी है, चलो कोई नहीं खरीदते हैं, द गवर्नमेंट विल हेल्प अस। और क्या चीज है, जब इकोनॉमी फ्लक्चुएट नहीं करती है तो क्या लेकर आती है, इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी भी लेकर आती है। और भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उन्होंने, कुल मिला के ये बताने की कोशिश है कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी व्हाई इट इज अ गुड थिंग। उन्होंने बहुत स्टडीज इन सबको कोट किया है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। एक टर्म्स के थ्रू वो समझाना चाहते हैं, वो आगे एनालिसिस पे आगे आते हैं। वो कहते हैं देखो बहुत सीधी सी बात है, अपने ऊपर एनालॉजी लगाओ। आपने 100 रुपए हैं आपके पास, है नहीं आपके पास, आपको एक बिजनेस शुरू करना है, मान लीजिए आपने 100 रुपए लोन पे उठाए, उस लोन का इंटरेस्ट रेट है 8%। ठीक, तो आपको उसको 108 रुपए देने हैं, रिटर्न करने हैं। अब आपने वो 100 रुपए खर्च कर दिए या आपने लगाए इकोनॉमी पे, उससे आपको 12% रिटर्न मिला। ठीक, तो आपको कितने मिले, 112 रुपए। आपने 112 रुपए के 108 रुपए इसको वापस कर दिए, 4 रुपए आपके खुद के बन गए। तो इकोनॉमिक सर्वे बस यही आर्ग्यू करता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये चीज है एक इंटरेस्ट रेट, इसको बोलता है आई, दैट इज 8%। दैट इज जो आपके डेट पर क्या है, इंटरेस्ट रेट। जो डेट है उस पे, जो आप लोन पे डेट पे इंटरेस्ट दे रहे हो। फिर वो कहता है ये गामा, वो क्या चीज है, वो 12% है, दैट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वो कहता है कि अगर आपका गामा इज मोर देन आई, देन क्या है, हर चीज ठीक है, आप डेट लेके काम करते रहो, आप लोन उठाओ और काम करते रहो, ये सिंपल सी बात है। वो कहता है कि अगर ऐसा है, आई आई आपका 8% है डेट पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और आप ग्रोथ 12% से कर रहे हो, तो इट्स वेल एंड गुड, नॉट एन इशू। इसी चीज को बस उसको समझाने की कोशिश है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को उन्होंने इस तरीके से समझाया है, आप डाउन देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ही डायग्राम। अब वो कहता है कि इंडिया के केस में आई इज ग्रेटर देन इज अ नॉर्म। जस्ट वन सेकेंड। जब आपका नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है, ये देखिए आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ये इस तरीके से रहा है, और आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट ये ज्यादा रहा है। ठीक, ये है नॉमिनल ग्रोथ रेट। ठीक, एंड दिस इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो आप देखेंगे कि हमेशा ग्रोथ क्या है, ज्यादा है डेट रेट से, एक्सेप्ट एक केस में, इस केस में जहां पे क्या थी आपकी ईस्ट फाइनेंशियल, सॉरी आपकी क्या थी यहाँ पे, आपकी ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उसको छोड़ दीजिए। बट भारत के पिछले 2 डिकेड में हमेशा क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट कम रहा है, ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है। सो जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैव बीन ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट भारत के as a norm in India over the last 2.5 decades. GDP growth rate have been greater than the interest rate. ठीक, अब इन दोनों के डिफरेंस को इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, IRGD। ठीक, एंड डेट सस्टेनेबिलिटी फॉर द अदर इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ डिफरेंशियल। सो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट माइनस दी ग्रोथ। ये जो फिगर आएगा, अगर ये फिगर निगेटिव है मतलब ग्रोथ ज्यादा है और ये कम है, तो आपकी डेट क्या होगा, ओवर द इयर्स कम होता जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर ये ऐसा है तो आपकी क्या आएगी, डेट सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी।
अब अगली पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि इन दोनों ही चीजों में एक चीज कांस्टेंट है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट है, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, इकोनॉमिक सर्वे कहता है। तो क्या चीज ज्यादा फ्लक्चुएट करती है? ग्रोथ रेट। तो यदि आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, इफ योर ग्रोथ रेट इज हाई, देन इट विल लीड टू द डेट सस्टेनेबिलिटी। सिंपल सी बात। सो नाउ इट हैज प्रूवन द फैक्ट दैट कि अगर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो डेट सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक। इंटरेस्ट रेट क्या है? मोर और लेस कांस्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ये देखिए, ये कंपेयर करता है अदर इमर्जिंग इकोनॉमी से। अदर इमर्जिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे क्या है? ग्रोथ रेट ज्यादा है। ठीक। तो कहता है निगेटिव आईआर जीडी आर accompanied by steeper decline in the debt level across the country। आप ये देखिए, आपका जब ये निगेटिव में है तो आपका देखेंगे मोर और लेस जो पैटर्न है ऊपर डेट का भी, वो भी क्या है? जब ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ये पैरेलल सिचुएशन आप देखेंगे। तो आपका जैसे आईआरजीडी निगेटिव होता जाएगा आपका डेट घटता जाएगा, आईआरजीडी पॉजिटिव होता जाएगा आपका डेट इंक्रीज करता जाएगा। तो आपकी ग्रोथ अगर स्पीड अच्छी है, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है 10%, 12% नॉमिनल, तो गो अहेड एंड टेक द डेट। Cross country evidence also suggests that within the countries growth rates vary far more across the time than the interest rate। ये जो मैं आपको समझा रहा था कि ग्रोथ रेट ज्यादा वैरी करते हैं इंटरेस्ट रेट से, clearly implying the variability of the IRGD depends primarily on the variation in the G, that is growth rate। ठीक। अब ये एक सिचुएशन ट्रू है आपके इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये देखें आर माइनस जी, इंटरेस्ट माइनस दी ग्रोथ, तो हमेशा निगेटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पिछले 28 साल की बात करता है, 28 ईयर्स। कुल मिला के ये सब क्या है? दिखाने की जरूरत है कि हमारी डेट प्रोफाइल अच्छी है, खूब डेट लो और इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। सो द इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट, ऑल दैट मैटर्स इज द ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माइनस ग्रोथ, इट विल लीड टू द डेट सस्टेनेबिलिटी। तो ये कांस्टेंट है, अगर ये ज्यादा है तो कहानी हो गई। दूसरी एक चीज और बात इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो आपकी हाई इनकम कंट्रीज हैं, हाई इनकम कंट्री यूएस और ये सब कह लीजिए, उनमें क्या होता है? ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। आपने देखा होगा 2% से बढ़ रही है, 1.5% से बढ़ रही है। तो उसके केस में ये सिचुएशन ट्रू नहीं होती है। दिस इज नॉट ट्रू इन दैट केसेस जो हाई इनकम कंट्रीज हैं। ये इक्वेशन ट्रू है ओनली इन द केस ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक। ये वही बात है कि आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन दी गामा एंड दी वेरिएशन बिटवीन दी आई एंड दी गामा। अच्छा, मैंने एक ठीक है, तो मतलब कि अगर आपका ये देखिए, अगर आपका y बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा? चेंज इन दी आई एंड वाई भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका आईआरजीडी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है, किसी और चीज पे नहीं। नाउ अगली बात, हमने प्रूफ कर लिया कि भाई ग्रोथ विल लीड टू द डेट सस्टेनेबिलिटी, है ना? ग्रोथ ही डेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कॉमन है और उसको हमने एग्जांपल से भी समझ लिया। वैसा वर्सा नहीं होगा। दैट मीन्स ऑस्टेरिटी आपकी, जब ऑस्टेरिटी करोगे तो इट विल नॉट लीड टू ग्रोथ, ऐसा नहीं होगा। ठीक। इसको फिर वो एग्जांपल ऑफ ग्रोथ से इसके एग्जांपल समझाते हैं। आप ये देखिए, वो कहते हैं यहां तो आप देख रहे हैं कि ग्रोथ इज लीडिंग टू दी डेट सस्टेनेबिलिटी, वो ग्राफ बना के समझाते हैं, बट कह रहे हैं यहां कोई कोरिलेशन ऐसा नहीं है, वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। अब उन्होंने ग्राफ कैसे बनाया डजंट मैटर। तो कुल मिला के वो ये फलसफा है पूरी बात का। इन द एविडेंस क्लियरली पॉइंट्स आउट दैट कंट्री ग्रोइंग देयर जीडीपी एट द हाई रेट्स, इसका मतलब कि इमर्जिंग इकोनॉमीज, growth leads to lowering of their public debt as measured by their debt to GDP ratio, but not vice versa. In contrast, the GDP growth rate is low, मतलब कि countries such as US, UK, no such causal relationships manifest between the growth and the public debt। कि US वगैरह में अगर ग्रोथ होगी अच्छी
तो पब्लिक डेट कम होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कहने की बात है। इन इंडिया एंड अदर इमर्जिंग कंट्रीज विच आर कंसिस्टेंटली ग्रोन जीडीपी एट अ हाई रेट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, the relationship between the debt and the growth exhibit the clear direction of the causality. Higher growth lowers the debt to GDP ratio, but lower debt does not necessarily lead to the higher growth. कम डेट रखोगे इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ आएगी, ऑस्टेरिटी आपकी ग्रोथ नहीं लेकर आएगी, कभी नहीं। तो वही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिफेंड करना है। चलिए, तो अभी तक हमने डिफेंड कर लिया किस बात को, हमने डिफेंड कर लिया कि भाई अगर ग्रोथ बनी रहेगी तो डेट सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। अब डेट लेने के जो लोग, बाकी के लोग कहते हैं कि भाई ये रिपरकशंस वो रिपरकशंस हो जाते हैं, उनको अब हमें काउंटर करना है। ठीक, चलिए अब उनको काउंटर करते हैं एक एक करके। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग कि बोरोइंग ज्यादा करने पे क्या होता है, उसको बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। वो कहता है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो कहते हैं कि जब हाई डेफिसिट्स हो जाते हैं तो पीपल सेव मोर बिकॉज दे बिकम प्रिकॉशियस अबाउट द फ्यूचर हाइक इन द टैक्स। लोगों को लगता है कि अरे आज गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्चा कर रही है, अभी देखो गवर्नमेंट अगले साल आएगी टैक्स बढ़ाएगी, है ना, कि इस पे टैक्स बढ़ाएगी, उस पे टैक्स बढ़ाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो जब लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि when the people start thinking कि when the government will increase the taxes then they do not spend a lot, वो सेव करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। people begin to spend less and save more, companies will face the unsold inventories, new problems for the economy will come, ये कहते हैं रिकार्डियन। तो वही बात है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट विल इंक्रीज, सेविंग्स बाय द पीपल विल इंक्रीज बिकॉज पीपल फियर टैक्स हाइक, कंजम्पशन कम होगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और सब कुछ बुरा बुरा होगा। इसलिए गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो नहीं करना चाहिए। अब इकोनॉमिक सर्वे को इसकी काट ढूंढनी है, इकोनॉमिक सर्वे को बताना है कि नहीं नहीं भाई ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं सही है। फिर इकोनॉमिक सर्वे वही समझाता है जो हमने अभी पीछे समझा, ये उन्होंने उनकी लैंग्वेज है। वो कहता है कि जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है ये कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, रिप्रेजेंटेटिव टैक्स, पे टैक्स, टैक्स आर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये वो ये सब। अगर ये ट्रू होना है तो ये सब एजम्पशंस हैं, और काफी रिसर्च के बाद इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भाई भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये होल्ड ही नहीं करता, खत्म हो गई बात। सो रिकार्डियन इक्विवेलेंस डज नॉट होल्ड ट्रू इन द डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड इट्स एनालिसिस बेस्ड अपॉन द लॉट ऑफ रिसर्च। ठीक, तो पहली हमने तो काट ढूंढ ली कि भाई चलो रिकार्डियन इक्विवेलेंस तो परेशान नहीं करेगा। दूसरी परेशानी देखो, क्राउडिंग आउट। सो क्राउडिंग आउट से बचना है। क्राउडिंग आउट इसका मतलब क्या होता है, क्राउडिंग आउट का हमने डिस्कस किया था कि यदि गवर्नमेंट ही आके सब कुछ बोरो कर लेगी सो प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक, सो इट रिफर्स टू अ फिनोमेना वेयर द इंक्रीज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स स्पेंडिंग नीड्स causes a decrease in the quantity of the fund that is available to meet the investment needs of the private sector. ठीक, however the government spending does not always lead to a crowding out of the private investment in the economy, और यही बात इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये जो आप क्राउडिंग आउट की बात कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि ये इस चीज पर आप ये बिलीव कर रहे हो कि भाई कि सप्लाई ऑफ द सेविंग इकोनॉमी में फिक्स्ड है, कि यहां जहां से पैसा जा रहा है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है। पहली बात तो ये बढ़ता घटता रहता है। दूसरी बात, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत की इकोनॉमी काफी डिफरेंट है एडवांस इकोनॉमी से, जहां आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्राउडिंग आउट और ये सब, नहीं ऐसा नहीं है। एडवांस इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लेबर मार्केट ज्यादा सेगमेंटेड नहीं होती हैं। फिस्कल स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सप्लाई ऑफ द लेबर प्राइवेट सेक्टर में कम होता है, और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट निकल जाता है, पब्लिक सेक्टर में चला जाता है। बट भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में इनफॉर्मल सेक्टर इतना ज्यादा है। तो भारत में अगर काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे और पैसा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर का क्राउड आउट नहीं क्राउड इन होगा। ये एग्जांपल देता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, है ना। ठीक है, देखिए इस पे पहले देखते हैं, एन इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एरियाज दैट बूस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट मे इनेबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रादर देन क्राउडिंग इट आउट।
कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट, चूंकि भारत की इकोनॉमी इनफॉर्मल है, अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल अनएक्सप्लोर्ड है, अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर देयर। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने जैसे मान लीजिए रोड बनवाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट किया, तो प्राइवेट सेक्टर तुरंत आएगा और वो क्राउड इन करेगा, ठीक है ठीक है हम भी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, क्राउड आउट नहीं होगा। तो उस चीज की आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सो क्राउडिंग आउट का जो इशू है वो भी हमें अब टेंशन नहीं लेनी है उस चीज की भी, ठीक, ओके। और वो कहता है कि भाई कोई रिसर्च ही बोला, नो एविडेंस ऑफ क्राउडिंग आउट इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ 1980 टू 2012। कई सारे ग्राफ भी दिखाते हैं, ये देखिए आपके 1991 से 2019 तक कहते हैं देयर इज नो एविडेंस ऑफ द क्राउडिंग आउट ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स पोस्ट लिबरलाइजेशन। हाँ पहले हल्का हल्का दिखता था बट अब उससे मतलब नहीं है, अब हम पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में हैं और वहां पे आप देख रहे हैं कोई कोरिलेशन, कोई ग्राफ बन के नहीं आ रहा है। सो ऐसा नहीं है कि क्राउडिंग आउट हो रहा है। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे ने अब सब कुछ डिफेंड कर दिया। अब वो भारत की डेट की सिचुएशन को समझाता है। वो कहता है आप बाकी कंट्री से कंपेयर कीजिए। जापान देखिए, जापान में कितना डेट है गवर्नमेंट का, 237%। भारत का डेट देखिए केवल 68%। आप इटली का देखिए 135%, यूएस का देखिए 106%, भारत का 68%। तो भारत ने इतना डेट ऑलरेडी ले नहीं रखा है। इंडिया का डेट तो काफी अच्छा है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, सो वी आर फाइन। फिर वो कहता है कि बहुत अच्छा जो सेंटर और स्टेट के बीच का भी जो डिफरेंस है वो भी काफी अच्छा है, कि सेंटर में भी सेंटर ने 70% ले रखा है और स्टेट्स ने 30% ले रखा है, इट्स गुड। फिर बात करता है कि भारत ने जो डेट उठाया है वो काफी डेट क्या है, इंटरनल डेट है, बाहर से नहीं उठाया, एक्सटर्नल डेट नहीं है। ये देखिए, गवर्नमेंट डेट पोर्टफोलियो इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो, वेरी लो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि एक्सटर्नल है ही नहीं ज्यादा। ओनली 2.7% ऑफ द जीडीपी एंड ओनली 6% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे डेट में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा डेट है उसमें केवल 6% ही एक्सटर्नल है, बाकी सब तो हम इंटरनली उठाती है गवर्नमेंट। भारत में एलआईसी से उठा लिया, इनसे ले लिया, उनसे ले लिया, बाहर से नहीं मंगाया किसी से। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट ईयर बात चल रही थी कि भारत, बजट में अनाउंस किया निर्मला सीतारमन ने लास्ट ईयर कि भाई हम फॉरेन बोरोइंग करेंगे फॉरेन करेंसी में। ये लास्ट ईयर की बात है, ठीक। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा एक्सटर्नल डेट काफी कम है। चूंकि काफी कम है तो हम ये भी कर सकते हैं, हम बाहर से पैसा लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस प्लान को फिर बंद कर दिया क्योंकि काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। काफी लोगों ने कहा कि भारत की सिचुएशन अच्छी इसीलिए क्योंकि हम एक्सटर्नल डेट पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, हमें भी करना भी नहीं चाहिए। रघुराम राजन ने भी देखिए लास्ट ईयर जुलाई में, ओवरसीज डेट प्लान इज फुल ऑफ रिस्क नो रियल बेनिफिट्स, ठीक। तो फिर इस प्लान को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। फिर और क्या बात करता है इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत का डेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इट इज ओइंग टू द लो शेयर ऑफ द एक्सटर्नल डेट इन द डेट पोर्टफोलियो एंड ऑलमोस्ट इंटायर एक्सटर्नल बोरोइंग बीइंग फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेस, ठीक। एक अच्छी बात और कहता है इकोनॉमिक सर्वे कि भाई भारत का जो डेट है वो ज्यादा फ्लोटिंग नहीं है बल्कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, कि इंटरेस्ट रेट चेंज बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता, बहुत फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है काफी हद तक, ठीक। सो इसीलिए हमने देखा था इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ, तो इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स है तो ग्रोथ बढ़ेगी तो डेट सस्टेनेबिलिटी आएगी। एक बात और कहता है इकोनॉमिक सर्वे, तो भारत की डेट की एक खूब खासियत है बेसिकली कि भाई अगर आप देखें तो भारत के डेट में लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के डेट बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। जैसे वो कहता है, ये देखिए 0 to 5 ईयर्स में आपके 2012-13 में हमारे 30%, करीब 31% डेट था हमारा, जिसकी मेच्योरिटी छोटे समय के लिए थी। अब वो बढ़ के घट के 29% रह गया है। और लॉन्ग टर्म जो हमारे डेट हैं वो करीब 17% हो गए हैं 11-12% से। तो ये भी एक अच्छी बात है। क्यों? जो डेट हमारे काफी समय बाद हमें देने हैं तो वो भी हमारे मेच्योरिटी को दिखाता है कि बहुत छोटे छोटे में डेट के पेमेंट्स तुरंत तुरंत नहीं करने, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। तो ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, इट शोज द मेच्योरनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
सो इंडियाज डेट प्रोफाइल इज ऑल्सो रियली गुड, तो अब तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। इसीलिए वो पॉलिसी इंप्लीकेशन में कुछ कुछ बातें कहता है भारत के लिए। To ensure that the economy remain in the good health to avail the full benefits of these significant outcomes, reforms, structural reform, the economic bridge to the medium and the short term has to be created. An active fiscal policy is that economic bridge. ये जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। With IRGD expected to be significantly negative for India in the foreseeable future, pro-cyclic fiscal policy may lead to higher but not lower debt to GDP ratio. तो हमें क्या चाहिए? काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी चाहिए। फिर वो बात करता है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट बनाइए जो हाई पेइंग जॉब्स एंड प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। तो यहां पे हमें इंटरवीन करना है अपने काउंटर फिस्कल साइक्लिक मेजर्स में, ठीक। सो दीज आर द पॉलिसी इंप्लीकेशंस विच वो कहता है कि वेल डिजाइंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हमें रखनी चाहिए, ठीक। तो कुल मिला के अभी तक इकोनॉमिक सर्वे ने क्या किया? इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि भाई हमें पैसा बहुत लेना पड़ा, डेट लेना पड़ा, क्योंकि वो जरूरी था, वो इकोनॉमिक ब्रिज था। फिर उसको डिफेंड किया कि लोग कहते हैं कि उसकी वजह से ये होगा वो होगा। वो कहते हैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं होगा, चाहे वो रिकार्डियन इक्विवेलेंस हो, चाहे वो क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। फिर वो कहता है कि भारत का डेट प्रोफाइल भी काफी अच्छा है, इसमें चिंता करने की इतनी कोई बात नहीं है। हम एक्सटर्नल रिस्क नहीं है, करेंसी रिस्क नहीं है, हमारी लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी है, तो उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहता है कि फाइनली लास्ट में बस 5 मिनट का क्लास और रह गया है। वो कहता है क्या हमने जो इतना डिफेंड किया है गवर्नमेंट को, या हमने इतना डिफेंड किया है डेट को, क्या ये गवर्नमेंट की प्रोपेंसिटी को बढ़ाएगा खूब खर्च करने के लिए, खूब डेट लेने के लिए? वो कहता है कि एक पॉल क्रूगमैन है, उन्होंने बोला कि दैट गवर्नमेंट्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसीज टू स्पेंड, क्योंकि उनको इलेक्शन में लड़ना है, उनको खूब खर्च करने का मन करता है। सो डज सर्वे गिव देम आर्ग्यूमेंट्स टू मिसबिहेव? कहता है नहीं। सर्वे कहता है, बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ लाइन से अच्छी। सर्वे कहता है कि सर्वे प्रोवाइड एन इंटेलेक्चुअल एंकर फॉर द गवर्नमेंट टू बी रिलैक्स अबाउट द डेट, कि गवर्नमेंट को ज्यादा डेट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमने खूब एनालिसिस और रिसर्च करके ये देखा है कि इट इज अ गुड थिंग। गवर्नमेंट को डेट पे खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे कॉल्स फॉर एन एक्टिव काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, नॉट अ कॉल फॉर अ फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है कि गो अहेड एंड स्पेंड एज मच एज यू वांट, पर it is a call to break the intellectual anchoring that has created asymmetric bias against the fiscal policy. इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखा गया है पूरी दुनिया में कि फिस्कल पॉलिसी के ज्यादा इंटरवेंशन करने पे लोगों के मन में एक असहजता है। पीपल डू नॉट लाइक इट, कि खूब गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी तो गवर्नमेंट का साइज बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ये सब अच्छी अच्छी बातें नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है ऐसा नहीं है। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल एंकरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि गो अहेड एंड डू इट। ही सेड कि ये एसिमेट्रिक बायस है, ये बायस है फिस्कल पॉलिसी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंस द ग्रोथ पिक्स अप, एक बार ग्रोथ आ गई, इट विल बी द टाइम फॉर द फिस्कल कंसोलिडेशन। एक बार ग्रोथ आ गई तो हम फिस्कल कंसोलिडेशन कर लेंगे, हम डेट डेफिसिट को कम कर देंगे। ये आपके निर्मला सीतारमन ने भी बोला बजट में। लेकिन अभी की बात क्या है? फिस्कल पॉलिसी रिमेन्स टू बी सेंट्रल स्टेज टू सपोर्ट ग्रोथ इन द फोरसेबल फ्यूचर। अभी फिस्कल पॉलिसी को सामने आके लीडर बन के अपनी कंट्री को इस पैंडेमिक इकोनॉमिक जो इंपैक्ट है उससे बचाना जरूरी है। सो दिस इज ऑल इकोनॉमिक सर्वे वांट्स टू एक्सप्लेन टू यू। जल्दी से देख लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है। सो कॉल फॉर अ मोर एक्टिव काउंटर cyclic fiscal policy is not the call for fiscal responsibility. Call to break the intellectual anchoring that has created asymmetric bias. Economy remains in the good health to avail the full benefits. Economic bridge is the fiscal policy. Chose a front-loaded grand stimulus package for revival, the other countries, while India chosen step-by-step approach. A growth bank for fiscal buck has been maximized. So भाई इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आइडिया ये है कि आज के सेशन में हमने एक तो चैप्टर 2 बहुत ढंग से समझा कि इकोनॉमिक सर्वे कहना क्या चाहता है। गोइंग फॉरवर्ड इफ एनी क्वेश्चन कम्स, देखिए क्वेश्चन क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस एग्जाम में। मेंस की बात कर रहे हैं तो विल
विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द मेंस। फर्स्ट, आप टैक्स पेयर चार्टर पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इंपॉर्टेंस ऑफ द फिस्कल पॉलिसी पे डिस्कस कर सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। लिमिटेशंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस क्यों है इस सिनारियो में, कोविड के सिनारियो में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को कंपैरिजन में आ सकता है। ये आ सकता है ग्रोथ और डेट का जो रिलेशन है, या पब्लिक डेट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफआरबीएम पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एनके सिंह रिकमेंडेशंस का, जो एनके सिंह ने बोला था एस्केप क्लॉज की बात थी, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो थोड़ा सा अपने स्टैटिक को भी आप रिवाइज कर सकते हैं जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। बट अभी के लिए आई होप वी हैव द सफिशिएंट डिस्कशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में, कल का सेशन होगा हमारा 11th को, हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर की, और हम वो थर्ड डायमेंशन डिस्कस करेंगे, सोवरेन रेटिंग वाला। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।